हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हमारे रिटर्न्स डिमिनिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इकोनॉमिक थ्योरी का और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोपोर्शन चेंज कर दें तो उससे आउटपुट में कितना चेंज आएगा, तो हमारे रिटर्न्स कैसे चेंज होते हैं, इसकी स्टडी हम करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। फर्स्ट ऑफ इसका मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू बेनम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मीन्स एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद फर्स्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट देन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिश। मीन्स क्या है, एक लैंड है एक लेबर है, लैंड फिक्स फैक्टर है और लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर। लैंड का 1 हेक्टेयर, लेबर का 1, 2, इसका कॉम्बिनेशन को अगर हम इंक्रीज कर दें, वेरिएबल प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर दें, तो पहले तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करेगा, फिर एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश करने लग जाएगा। सो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद डिमिनिश करना शुरू कर देगा। इसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। माने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा। वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर्स आर फिक्स्ड। इट मींस क्या है, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर एक है। हम मान रहे हैं लेबर हमारी वेरिएबल फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स आर अवर कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। होमोजेनियस, हमने लेबर के जितने भी यूनिट्स लगाए हैं सभी के सभी यूनिट्स क्या है, होमोजेनियस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट यूनिट था वो ज्यादा एफिशिएंट था, सेकंड कम है। हम मानकर चल रहे हैं लेबर के जितने भी यूनिट्स हैं ऑल यूनिट्स आर होमोजेनियस और इनमें इक्वल क्वालिटी है। देन फोर्थ वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन। हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि प्रोपोर्शन को चेंज किया जा सकता है। प्रोपोर्शन चेंज का मीनिंग क्या है, जहां पर लैंड है लेबर है, लैंड का 1 यूनिट ले रहे हैं, लेबर का 1 यूनिट। अगर हम उसी लैंड के पीस पर सेकंड 2 यूनिट लगा दें तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले हमारा प्रोपोर्शन क्या था, 1:1, अब कितना हो गया, 1:2। अगर उसी लैंड के पीस पर 3 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा दे तो हमारा प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 1:3। इट मीन्स क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन। हमारे जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं टेक्निक में, उसमें प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हैं 1:1, 1:2, 1:3। जो कि प्रोपोर्शन चेंज होगा तभी हमें एक फैक्टर से कितने रिटर्न्स मिलते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। जी लैंड लेबर का जो प्रोपोर्शन चेंज होता है एग्रीकल्चर लैंड में हम यही करते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लेबर के थ्रू वर्क कर लेते हैं। अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हम लेबर को कम कर देते हैं और टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रोपोर्शन चेंज कैसे हो रहा है, ये थी अजम्पशंस एंड मीनिंग। अब हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को टेबल एंड डायग्राम के थ्रू करेंगे।
अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को टेबल के थ्रू समझते हैं, जहां पर ले रहे हैं हम लैंड, लेबर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट। लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है एंड लेबर इज अवर वेरिएबल फैक्टर। लैंड की यूनिट सेम है, कांस्टेंट है 1 1 1 1 1 1 एंड हम लेबर की यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट्स। हमारा जहां प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने चीज स्टडी करनी है ना, हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्रोपोर्शन चेंज होने से टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है। हमारे जहां प्रोपोर्शन कितना है 1:1, देन 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 एंड सो ऑन। मीन्स हमारा प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का चेंज हो रहा है। विद दिस हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, जब हम किसी लैंड पर एक लेबर को इम्पोज कर रहे हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 2 यूनिट्स है। 1 हेक्टेयर लैंड पर एक लेबर कम है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। सो जब हम सेकंड यूनिट्स ऑफ लेबर को भी लगा देते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर कितना हो गया 5 यूनिट्स। मीन्स हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होगी, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, जिस वजह से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब अगर उसी फिक्स्ड लैंड पर हम एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर को और इंक्रीज कर दे और स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 9 यूनिट्स हो गया। अब उसी लैंड पर एक यूनिट और इम्पोज कर दिया, 4th यूनिट लगा दिया, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 12 यूनिट्स हो गया। 5th लगाने से हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 14 यूनिट्स हो गया। अब थोड़ा सा कम इंक्रीज कर रहा है क्योंकि लैंड 1 हेक्टेयर है, हमने उसको चेंज नहीं किया, हमने क्या कर दिया, बहुत सारे लेबर को इम्पोज कर दिया, बहुत सारे लेबर लगा दिए, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट पहले तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, फिर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। जब हमने 6 यूनिट लगाया तो उसके बाद टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 15 यूनिट्स, जे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच गया। क्योंकि लैंड फिक्स्ड फैक्टर है, इस फैक्टर को हमने फुली यूटिलाइज कर लिया। अगर हम इस पर 1 यूनिट ऑफ लेबर और लगा दें, 7 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा दें, तो भी टोटल प्रोडक्ट कितना रह गया 15 यूनिट्स। बिकॉज जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है उसको हमने फुल यूटिलाइज कर लिया। अगर हम इस पर और ज्यादा लेबर लगा देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं करेगा। अगर मान लो हमने 8th यूनिट लेबर लगा दी, 1 लेबर और लगा दी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, वो तो फुली यूटिलाइज हो चुकी है और उस पर लेबर ज्यादा आ गई। हम कह रहे थे स्पेशलाइजेशन होगी, लेकिन बहुत ज्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर होने की वजह से काम डिवाइड तो हुआ, लेकिन आपस में डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमारा टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। और वो कितने हो गया 14 यूनिट्स हो गया। ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब हम करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हमने पहले ही पढ़कर आए हैं फर्स्ट वीडियो में। क्या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 1 यूनिट ऑफ लेबर में 1 यूनिट ऑफ लेबर एडिशनल लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा। मान लो फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्ट थे 2 यूनिट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना रहा 2 यूनिट। अगर मैं 1 यूनिट ऑफ लेबर और इंक्रीज कर दिया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 5 यूनिट्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया 3 यूनिट्स। वही रीजन, क्योंकि
अब हमारे फिक्स्ड फैक्टर को हम अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। थर्ड यूनिट्स लगाने से टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 9 यूनिट्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा -9 - 5 = 4 यूनिट्स। देन फोर्थ यूनिट का मार्जिन प्रोडक्ट कितना हुआ 12 - 9 = 3। देन 14 - 12 2, 15 - 14 1 and 15 1 0, 14 - 15 = -1। देन एवरेज प्रोडक्ट क्या है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द लेबर। हमारा टोटल प्रोडक्ट कितने 2 यूनिट्स, लेबर कितनी थी 1, टोटल एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया 2 यूनिट्स। टोटल प्रोडक्ट 5 यूनिट्स ऑफ लेबर 2, 5 डिवाइड बाय 2 = 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 = 3 यूनिट्स। देन 12 डिवाइड बाय 5 4 3। तो टोटल एवरेज प्रोडक्ट क्या है डिमिनिश करना स्टार्ट करा है। 14 डिवाइड बाय 5 2.8, 15 डिवाइड बाय 6 2.5, 2.1 एंड 1.7। ये आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है अकॉर्डिंग टू दिस, जब हम किसी फिक्स्ड फैक्टर पर वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट द इंक्रीजिंग रेट। जैसे 2 से 5, 5 से 9 हो गया, एक ये कौन सा रेट है एट द इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। तो जब हम फिक्स्ड फैक्टर पर लेबर का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं तो पहले हमें क्या मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो फर्स्ट स्टेज में हमें मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर में और ज्यादा लेबर इंपोज करने से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। तो फिर आती है हमारी सेकंड स्टेज जिस पर हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है बट इट इज इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है वो डिमिनिश कर रहा है 3, 2, 1 एंड 0। टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है। सो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग रेट। एंड फोर्थ स्टेज थर्ड स्टेज क्या है जिसमें हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर गया, नेगेटिव हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया डिमिनिश करना स्टार्ट हो गया। वो क्या हो गया 15 से 14 यूनिट्स हो गया। देन उसी तरह हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या हो गया बहुत ज्यादा एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चला गया। देन उसके बाद सेकंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश करना स्टार्ट कर देता है। सो हमारी फर्स्ट स्टेज क्या है जहां पर हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा वहां पर क्या होगी हमारा फर्स्ट स्टेज। सो जहां पर एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज होती है एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज। देन जहां पर क्या है जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वहां पर हमारी सेकंड स्टेज खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ सेकंड स्टेज एंड स्टार्टिंग ऑफ थर्ड स्टेज। अब इसके बाद से क्या होगी हमारी थर्ड स्टेज आ गई। अब हम इसी को डायग्राम की हेल्प के साथ समझते हैं। हमने दो पैनल लिए, पैनल नंबर 1 एंड पैनल 2। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं लेबर और पैनल 1 पर हम ले रहे हैं मार्जिन प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट और ऊपर ले रहे हैं टोटल प्रोडक्ट। पहले हम बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हमारी इंक्रीज कर रही है
उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, फिर ये 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। ये बन गई हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। अब बनाएंगे हम एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम थी तो एवरेज प्रोडक्ट कितने थी 3 यूनिट्स, मीन्स इससे थोड़ी सी कम होगी तो एवरेज प्रोडक्ट हमारी लाइक दिस, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी और थोड़ी कांस्टेंट रह के पीछे डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। दिस इज अवर एवरेज प्रोडक्ट। अब हम बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। पहले इसको डिवाइड कर ले, स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है एंड एवरेज प्रोडक्ट आल्सो रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, वहां पर हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, खत्म हो जाती है। वो पॉइंट क्या है, कौन सा है, दिस वन। तो हम इसी को ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। और सेकंड स्टेज कहां पर खत्म होते हैं, वेयर आवर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। तो सेकंड स्टेज क्या होगी, हियर, जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसी को हमने ऊपर तक ड्रॉ कर लिया। देन अब बनाएंगे हम टोटल प्रोडक्ट। जब तक हमारी फर्स्ट स्टेज थी, इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद ये क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट द डिमिनिशिंग रेट। सो फर्स्ट स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। सो हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, लाइक दिस, कनकेव होगी। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट की शेप क्या होगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो अब इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने से पहले जब से 0 है तो इससे पहले क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर गया। तो हमारे स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या आ रहा है कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रही है। टोटल प्रोडक्ट की शेप लाइक दिस, कनकेव है, जिसमें हम बता रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। एंड हियर क्या है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रही हैं। देन जहां पर कौन से रिटर्न्स होगी, नेगेटिव रिटर्न्स। सो हमारी फर्स्ट स्टेज, दिस इज अवर सेकंड स्टेज एंड दिस इज अवर थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एंड सेकंड स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, बट कौन से रेट पे, एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि हमारी जी टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, शेप लाइक दिस होगी। सो जहां पर हमें क्या मिल रही है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। एंड दिस इज अवर थर्ड स्टेज, जहां पर हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन ये स्टेट करता है, जब हम किसी फिक्स्ड फैक्टर पर प्रोपोर्शन चेंज करते, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं। पहले हमें इंक्रीजिंग रेट पे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद हमें डिक्रीजिंग रेट पर रिटर्न्स मिलते हैं। उसके बाद हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है वो किस स्टेज तक प्रोडक्शन करे। तो उसका रैशनल स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज। वो सेकंड स्टेज तक क्या करेगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। और तो जहां पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रही हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट है कि वो इस स्टेज में भी प्रोडक्शन कंटिन्यू करे। तो एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट के लिए क्या कर रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं, वो टैली कर रहे हैं कि उसको कितने यूनिट्स ऑफ लेबर लगानी है और कितने यूनिट्स ऑफ लैंड लगानी है, ताकि उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके।
तो उसका डिसीजन क्या होगा, वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर जीरो हो जाता है, जहां पर सेकेंड स्टेज है वहीं तक वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है। वो थर्ड स्टेज में क्या करेगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा। ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में देखा था देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे उसकी डिमांड भी फॉल कर जाएगी। आज हम देखेंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो हमारी डिमांड कर्व की स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होती है। हमने ये देखा था डी डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आज हम करेंगे इसके रीजंस कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों है। इसका पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किया था। यूटिलिटी एनालिसिस में हमने क्या देखा था, क्या अगर एक कंज्यूमर जितनी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा उसको उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती जाती है। अगर ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, अगर कंज्यूमर एक क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसको OU यूटिलिटी मिल रही है। अगर वो क्वांटिटी इंक्रीज कर दे Q1 तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश करके। ये हमने रिलेशनशिप किया था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया था कि एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। उसकी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी मनी की यूटिलिटी के लिए इक्वल होती। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा। ऑल्दो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट हमने माना था, लेकिन जो यूटिलिटी ऑफ मनी है वो एक तरह प्राइस मनी की हो गई। इट मीन्स क्या है, अगर एक कंज्यूमर कोई भी क्वांटिटी कोई भी आउटपुट परचेज करता है तो उसको प्राइस पे करनी पड़ती है। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा, ज्यादा क्वांटिटी तभी कंज्यूम करेगा अगर वो कम प्राइस पे करे। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगी, मान लो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक, ये है हमारी मान यूटिलिटी। ये इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया। क्यों क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, मनी की क्वांटिटी, मनी की यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। अगर उसको मनी के प्राइसेस के मनी की कम मनी देनी पड़े, प्राइसेस क्या हो गई, फॉल कर गई। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल कर जाएंगे तो उसको कम मनी देनी पड़ेगी। अगर वो पहले 10 रुपए दे रहा था, अब कितने दे रहा है, 8 रुपीज। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पर यूनिट क्या होगी, डिक्लाइन कर गई। तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो अगर डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, उसका फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी वजह से कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी तभी परचेज करता है अगर उसको कम प्राइस पे करनी पड़े। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका सेकंड पॉइंट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आपकी कंज्यूमर इनकम है ₹100 एंड आप कोई कमोडिटी परचेज कर रहे हो, सपोज बर्गर ले रहे हो। बर्गर की प्राइस कितनी है, ₹25। तो आपकी इनकम कितनी है, 100 से कितने बर्गर की डिमांड कर सकते हो। अगर हम इसकी क्वांटिटी निकालें,
इनकम अपॉन प्राइस कितनी आ गई हमारी 100 अपॉन 25 इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। आपकी कितनी, आपकी इनकम 100 है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ₹25 है तो आप इसके 4 यूनिट्स डिमांड कर सकते हो। लेट्स सपोज अब बर्गर की प्राइस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, इसकी प्राइस आ गई ₹20। अब आप इसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो, 100 डिवाइड बाई 5 20 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। 100 रुपीज नॉर्मल वही नॉमिनल इनकम है, लेकिन जब प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा थे आप उसके 4 यूनिट्स परचेज कर सकते थे। अब उसके प्राइसेस कम हो गए तो आप 5 यूनिट्स परचेज कर सकते हो। 4 से 5 यूनिट की आपकी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी जी। कौन सी इनकम इंक्रीज करेगी, रियल इनकम। जब हम रियल इनकम करते हैं, रियल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हो, आपकी वो कैपेबिलिटी को हम रियल इनकम में काउंट करते हैं। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करती है, प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करने से कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज कर जाती है। अगर उसकी रियल इनकम इंक्रीज कर जाएगी, हो सकता है वो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लग जाए। ऑब्वियस है, कंज्यूमर क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है जब प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल करते हैं। तो इसका सेकंड रीजन क्या हुआ, इनकम इफेक्ट। अब थर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या किया था, दो प्रोडक्ट टी एंड कॉफी। टी का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा है, कॉफी। मान लो कॉफी के प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करके, कॉफी के प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करके टी के प्रोडक्ट के प्राइसेस कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट रहे। अब टी के प्रोडक्ट के प्राइस राइज करने से क्या हो गया, टी की डिमांड राइज कर गई। क्यों, क्योंकि कॉफी की डिमांड फॉल कर गई और लोगों ने क्या किया, टी को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज कर सकती है अगर उसके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस इंक्रीज कर जाए। अगर मान लो टी ने भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस रिड्यूस कर दी, टी के प्रोडक्ट के प्राइसेस रिड्यूस हो गई तो डिमांड किसकी डिक्रीज हो गई, कॉफी की। और जे कंज्यूमर क्या सब्स्टिट्यूट करने लगे, टी, तो टी की क्या हो गई, डिमांड फिर से राइज हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर हमारे पास टी एंड कॉफी दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस राइज कर गई तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड राइज कर जाएगी। अगर उस प्रोडक्ट की भी फर्दर प्राइस फॉल कर जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ही हमारी डिमांड का स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। अब इसका नेक्स्ट फैक्टर है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का मीन क्या हुआ, एक प्रोडक्ट सपोज मिल्क है, मिल्क को हम बहुत सारे पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम पहले तो पीने के लिए, ड्रिंक के लिए, टी कॉफी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मिल्क ज्यादा होगा कर्ड यूज कर सकते हैं, चीज बना सकते हैं, इसकी स्वीट्स बना सकते हैं, इसकी डिफरेंट यूजेस हैं। अगर मिल्क के प्राइस ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, तो हम सिर्फ एक पर्पज के लिए यूज करेंगे, पीने के लिए। अगर मिल्क की प्राइस कम हो जाएगी तो इसको हम यूज कर लेंगे कर्ड के लिए भी, चीज के लिए, स्वीट्स के लिए भी। तो जिस प्रोडक्ट की डिफरेंट यूजेस होते हैं, अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अब लास्ट वन क्या है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इट मीन्स क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करने से कंज्यूमर ग्रुप का साइज इंक्रीज कर जाता है। वो कैसे, सपोज आप कहीं मार्केट में जाते हो, आपको कोई जैकेट है बहुत अच्छी लगी, उसकी प्राइस 5000 है, लेकिन आपको लगता है 5000 बहुत कॉस्टली है।
अगर इसकी प्राइस 4000 तक होती तो शायद मैं परचेज कर लेती। इसको कुछ 5000 की जैकेट को कुछ पर्सन है वो ही परचेज करते हैं। अगर उस जैकेट के प्राइसेस फॉल कर 4000 पर आ जाएं तो कुछ नए कंज्यूमर भी क्या करने लगेंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। सो हमारा कंज्यूमर ग्रुप है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है जब किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर जाती है। जी थी हमारे रीजंस क्या, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हमारी डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है। अब इसका करेंगे हम एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या हुआ कि डिमांड का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होती है, लेकिन कभी हो सकता है कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड ना होकर इंक्रीज कर रही हो, अपवर्ड हो। एक्सेप्शन केस में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करने से उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो हमारी डिमांड का क्या है, पॉजिटिव स्लोप। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस राइज करेंगे तभी उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसी केस भी हो सकती है जिसको हम स्टडी करेंगे, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड हमारा फुलफिल नहीं होता, वो वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो क्या हो गए हमारे एक्सेप्शनल केस। तो इसके एक्सेप्शनल केस कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मीनिंग ये है डिफरेंट, जो प्रोडक्ट डिफरेंट है, डिस्टिंक्शन है, जो कहीं पर नहीं मिलते, वो डिफरेंट प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। कोई ओरिजिनल ऑथर की बुक है, किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग है ओरिजिनल, वो हम कितने मिलियंस डॉलर में सेल हो रही है, तो जितनी आर्टिकल डिफरेंट होगी, महंगी कॉस्टली होगी, उसकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। जो रिच पर्सन हैं वो उस गुड की डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा होगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो हमारी कंट्री के कुछ स्पेशल बहुत रिचेस्ट 100 पर्सन है, अगर वो आम लोगों की तरह सिंपल कारपेट्स लेने स्टार्ट कर दे, सिंपल गुड्स की डिमांड करने स्टार्ट कर दे, तो अगर उसके घर में वो चीजें लगी होंगी तो उसकी सोशल प्रेस्टीज को शो नहीं करता। वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। दैट्स व्हाई अगर नीता अंबानी देखते हैं, उसका मोबाइल कितने करोड़ का है, उसमें गोल्ड प्लेटिनम लगा हुआ है, तो उसकी डिमांड वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो डिफरेंट है। अगर इसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, शायद वो लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। सो कुछ गुड्स जो सोशल प्रेस्टीज को दिखाते हैं कि हम सोसाइटी में सबसे रिच है, तो हमारे पास डिफरेंट गुड्स हैं, ऐसी गुड्स की डिमांड तभी इंक्रीज करेगी अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करेंगे। सो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इसका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। और इसको वेबलन गुड्स क्यों कहते हैं, इस चीज को हमारे इकोनॉमिक्स वेबलन ने डिफाइन किया था, उनके नाम पर ही क्या बन गया, वेबलन गुड्स बन गया, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। देन सेकंड वन इज इग्नोरेंस। कई बार कंज्यूमर क्या होता है, इग्नोरेंट होता है, उसको लगता है अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हैं, प्रोडक्ट के प्राइसेस लो हैं, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, लो है। प्रोडक्ट के प्राइस लो है तो क्वालिटी लो है। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई होंगे तो क्वालिटी क्या होगी, हाई होगी। जी क्या है, कंज्यूमर की इग्नोरेंस। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा प्राइस प्रोडक्ट के पे कर आ रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई है, तो हम क्या करते हैं, इग्नोरेंस की वजह से अच्छी क्वालिटी लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। तो अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करेंगे तो हम कहेंगे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड वन इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में क्या है, गिवन इकोनॉमिक्स का नाम है,
सर रॉबर्ट गिफन ने इसको डिफाइन किया था क्या, जब क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे पास दो गुड्स हैं, ब्रेड एंड मीट। जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज कर रहे थे, हर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे। अब क्या हुआ, तो ब्रेड के प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे होंगे और मीट की भी, नॉन वेज के भी प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं। जो पुअर पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, अब उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, प्राइसेस इंक्रीज करने लगे, तो वो अब मीट की डिमांड नहीं कर सकते। तो ब्रेड, वो उन्होंने कुछ खाना तो है, वो क्या करेंगे, ब्रेड की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो उन्होंने ब्रेड की डिमांड इंक्रीज कर दी। और तो क्या हो रहा था कि ब्रेड के प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना पेट भरने के लिए क्या कर दिया, डिमांड इसकी इंक्रीज कर दी। और तो उनका इनकम इंक्रीज कर रही है, इनकम इंक्रीज करने की वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रेड के प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली मीट की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेड की डिमांड इंक्रीज कर दी। तो इनको क्या कहते हैं हम, गिफन गुड्स। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज कर जाती है, जिन्हें ऐसे प्रोडक्ट के केसेस में होते हैं मोस्टली। लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। हमें एक्सपेक्टेड है किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो फ्यूचर में राइज करेंगे या फॉल करेंगे। अगर हम सोचे नियर फ्यूचर में प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल करने वाले, तो आज के टाइम में डिमांड कम हो जाएगी। अगर उसके प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज करेंगे तो आज के टाइम में क्या होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज कर रहे हैं, डिमांड फिर भी इंक्रीज कर रही है। जैसे गोल्ड का लगा लो, गोल्ड 50, 51, 52,000 हो गया, और हमें क्या न्यूज आ रही है कि गोल्ड के प्राइसेस दिवाली तक 1-2 महीनों में क्या हो जाएंगे, 60,000 क्रॉस कर जाएंगे। तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के प्राइसेस और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आज के टाइम में ही क्या कर लेंगे, डिमांड इंक्रीज कर लेंगे। ये थे हमारे एक्सेप्शनल केस। विद दिस हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आज हम करेंगे रिटर्न्स टू स्केल। जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था उसमें क्या था कि अगर हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर हैं उन दोनों का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं तो हमें कैसे रिटर्न्स मिलते हैं, जो मेनली शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है। शॉर्ट टर्म में हम मानते हैं जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं, लैंड जब मशीनरी, वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उनको हम बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं, इट इम्प्लाइज इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ऑल आर वेरिएबल, हम इन सबको इंक्रीज कर सकते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल कब मिलता है, जब हम लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज कर दे। हम इनका प्रोपोर्शन ही चेंज करेंगे, इनकी प्रोपोर्शन सेम रहेगा, लेकिन इनपुट्स को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इस तरह हम इनपुट्स को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा स्केल, प्रोडक्शन का स्केल है वो इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोडक्शन के स्केल इंक्रीज होने को कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। इसको कॉसोनियस ने कैसे डिफाइन किया है, द टर्म रिटर्न्स टू स्केल इट रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज किसकी वजह से, एज वेल फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन। जब हम सेम प्रोपोर्शन में इनपुट्स को, फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो हमारे आउटपुट में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। जैसे फर्स्ट प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, पहला प्रोडक्शन इज द
फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दोनों का फंक्शन है। मान लो अगर हम अपना स्केल इंक्रीज करना चाहते हैं, पहले हमने लेबर एंड कैपिटल इनका 50-50 यूनिट्स लगाई थी। अगर हम अब इनको 100 यूनिट्स लगा दें तो क्या हो गया, हमारा स्केल इंक्रीज कर गया। सो हमारा न्यू प्रोडक्शन फंक्शन क्या बनेगा, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ 1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एम, जो हमारे जो यूनिट्स को कितने प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया है, एम इंटू एल एम इंटू के, किस स्पीड से इनको इंक्रीज किया है। हमने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितना चेंज किया है वो एम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर हम इसके लेबर और कैपिटल है, पहले जो 1:1 थे, अगर हमने इसको 50-50 यूनिट लगाए थे तभी 1:1 रहेंगे। अगर हमने 100:100 यूनिट लगा दिए, ये कितना हो गया, फिर भी डबल कर दिया तो हमने 2:2 इक्वल्स टू कट करके हमारे पास 1:1 आ गया। इट मीन्स क्या है, हमारा प्रोपोर्शन सेम रहेगा। सेम प्रोपोर्शन में जब हम इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारे आउटपुट में कितना चेंज आएगा, तो उसको हम ऐसे करते हैं विद द रिटर्न्स टू स्केल। अब हम इसको डायग्राम और टेबल के थ्रू स्टडी करते हैं। अब रिटर्न्स टू स्केल को हम टेबल के थ्रू करते हैं। इसमें क्या लिया है, पहले यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स, टोटल प्रोडक्ट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। हमने इनपुट की 2 फैक्टर्स लिए हैं, लेबर एंड कैपिटल। हमने फर्स्ट यूनिट 1 यूनिट लगाई है लेबर की एंड 2 यूनिट लगाई है कैपिटल की। अगर हम इसमें चेंज करते हैं इनपुट में, अब इनपुट में कैसे चेंज किया, 2:4, दोनों की दोनों इनपुट्स की रेशियो को सेम रखा लेकिन इनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। 2:4 जेबीएफ कितना हो गया, डबल हो गया। 3:6 जेबी एक तरह से 1:2 प्रोपोर्शन हो गया। जब हम इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं, इनपुट का क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, जबकि इनका प्रोपोर्शन सेम रहा। जबकि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे थे, ओनली प्रोपोर्शन चेंज कर रहे थे। लेकिन रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, इसमें हम स्केल चेंज कर रहे हैं। इनको इनपुट की इक्वल क्वांटिटीज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन चेंज किए बिना। जब हम लेबर एंड कैपिटल के यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे तब हम कहते हैं इनपुट्स में चेंज करना, इनपुट्स में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। पहले 1:2, पहले तो मान लो इनिशियल है। सेकंड, जब हमने डबल किया 2:4, तो क्या इसको डबल कर दे, कितना परसेंट चेंज हो गया, 100%। अब हमने क्या कर दिया, 2 से 3 कर दिया, 4 से 6 कर दिया, तो हमारा परसेंटेज कितना आ गया, 1/2 into 100 इक्वल्स टू 50%। देन थर्ड में जब प्रोपोर्शन चेंज किया, 3 से 4 कर दिए, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, 6 to 8 यूनिट ऑफ लेबर, तो 1/3 into 100 कितना आ गया, हमारे पास 33। देन 5/4 into 100 25, 6.5 into 100 20, like this 7/6 equals to 60 and 8/7 40। अगर हम कैपिटल का प्रोपोर्शन करेंगे वो भी ऐसे सेम निकलेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2/2 into 100 100%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2/4 into 100 50, 2/6/100 इक्वल्स टू 33। लाइक दिस हमारे जी क्या हो रहा है, 6% चेंज इन इनपुट्स आ रहा है। अब हम देख रहे हैं प्रोपोर्शन का सेम रख रहे हैं, 1:2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 12, 7, 14, 8, 16। तो प्रोपोर्शन में चेंज नहीं किया, हमने इनपुट्स के क्या कर दिए, यूनिट से इंक्रीज कर दिया। देन इसके साथ हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है, जब हमारे पास इनिशियल 1:2, 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल लगे हुए थे,
टोटल प्रोडक्ट था 10 यूनिट्स। अगर अब हमने लैंड एंड लेबर और कैपिटल दोनों इनपुट्स को डबल कर दिया, 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट कैपिटल कर दिया, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कितना हो गया? 30 यूनिट्स। कितना हो गया? 30 यूनिट्स। तो कितना परसेंटेज चेंज आया? दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 अपॉन 10 इंटू 100 इक्वल्स टू आ गया 200% हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, जबकि हमने इनपुट कितना चेंज किया था? 100 यूनिट्स। अगर हम थर्ड फिर इसको 1 से 2 से हमने 3 यूनिट लेबर कर दिए, 4 यूनिट कैपिटल कर दिए, हमारा इनपुट में 50% चेंज हुआ, लेकिन टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हो गया? 30 to 60 हो गए। इट मीन्स कितना चेंज आया? 30 अपॉन 30 इंटू 100 इक्वल्स टू 100%। मीन्स इनपुट को हमने 50% इंक्रीज किया, आउटपुट हमारा कितना चेंज हो गया? 100%। तो हमारे क्या मिल रहे हैं हमें यहाँ पर? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एंड नेक्स्ट जब हमने इनपुट 4 एंड लेबर और कैपिटल को फिर इंक्रीज किया, 4 एंड 8 यूनिट्स कर दिए, तो हमारे इनपुट में कितना चेंज आएगा? 33%। लेकिन टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 80 यूनिट्स। तो हमें कितना चेंज? 20 अपॉन 60 इंटू 100 1:3 33%। तो इसमें क्या है? जितनी इनपुट चेंज की उतना आउटपुट। नेक्स्ट जब हम इनपुट को 25% चेंज कर रहे हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया 100 यूनिट्स। तो कितने बन गए? 20 अपॉन 80 इंटू 100 इक्वल्स टू 25% इक्वल चेंज। अगर हम और प्रोपोर्शन चेंज कर, अगर अब हम और प्रोडक्ट को चेंज करते हैं और इनपुट्स इंक्रीज करते हैं 6, 12, तो हमारे इनपुट्स में चेंज हुआ 20% एंड आउटपुट इंक्रीज हो गया 100 यूनिट्स। तो इसका टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 10% इंक्रीज होया आउटपुट, जबकि हमने इनपुट कितने चेंज किए थे? 20%। अगर हम और इंक्रीज करते हैं इनपुट्स को 7 एंड 14 यूनिट्स कर दिए, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स आ गया 16% एंड आउटपुट कितना हो गया? 110 यूनिट टू 120 यूनिट्स। तो इनपुट में कितना चेंज आया? इनपुट में चेंज आया 16% एंड आउटपुट में चेंज आया 9%। जब हमने फिर दोबारा से इनपुट को इंक्रीज किया 8 यूनिट्स एंड 16 यूनिट्स, तो इनपुट में चेंज आया 14%, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया 125 एंड यूनिट्स एंड इसमें परसेंटेज चेंज कितनी होगी? 4%। इट मीन्स क्या है? हम जब भी अपना स्केल को इंक्रीज करते हैं, स्केल इंक्रीज करने से पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मिल रहा है? 100 यूनिट 100% इनपुट में चेंज किया, आउटपुट में 200% चेंज हो गया। इनपुट में 50% चेंज किया, आउटपुट में 100% हो गया। तो जहां पर हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब जहां पर इनपुट में 33%, आउटपुट में 33%, इनपुट में 25%, आउटपुट में 25%, इक्वल चेंज है, जहां पर हमें मिल रही है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इधर अगर हम और लेबर एंड कैपिटल के इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं तो क्या होते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। जैसे इनपुट में 20% चेंज हुआ, आउटपुट में हुआ 10%। इनपुट में 16% इंक्रीमेंट हुआ, आउटपुट 9% इंक्रीज हुआ। इनपुट में 14% इंक्रीज हुआ एंड आउटपुट में 4% इंक्रीज हुआ। तो इस जहां पर हमें क्या मिलनी है? नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। जैसे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे, लाइक दिस जब हम स्केल इंक्रीज करते हैं तो पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलती है, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। पहले करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। अगर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा। ओ क्यों, प्रोडक्शन कर्व। जैसे हम इनिशियल यहां पर थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, इनिशियली हम ON यूनिट्स ऑफ इनपुट्स की लगा रहे थे एंड OP हमें प्रोडक्शन मिल रही है। अब हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब हमने थोड़े से इनपुट चेंज किए, इतने से इनपुट चेंज करने से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होकर OP 1 होगी। प्रोड्यूसर E से E1 पॉइंट पर चला गया। इट मीन्स इनपुट में थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो जहां पर हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब हम करेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में जितना परसेंटेज इनपुट की चेंज होगी उतनी परसेंटेज चेंज आउटपुट की होगी। तो हमारा प्रोडक्शन कर्व 45 डिग्री का होगा। जितनी परसेंटेज चेंज इनपुट में हो रही है उतनी परसेंटेज चेंज हमारी आउटपुट में हो रही है। जैसे ON यूनिट हम लेबर की लगा रहे थे, ON यूनिट लेबर की लगाने से OP प्रोडक्शन थी। अगर हमने ON इनपुट इंक्रीज कर दी, N1 होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होकर P1 होगी। प्रोड्यूसर E2 E1 पर चला गया। इट मीन्स किया है अगर उसने 100% पर इनपुट्स इंक्रीज किए तो हमारी 100% आउटपुट इंक्रीज होगी। तो इसको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जैसे टेबल पे 33% इनपुट चेंज किए, 33% आउटपुट चेंज हुआ है, 25% इनपुट चेंज हुए, 25% आउटपुट इंक्रीज हुआ है। तो इसे कह रहे हैं रिटर्न्स टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब हम करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में हमारी जो प्रोडक्शन कर्व होगी वो फ्लैटर होगी, लाइक दिस। ओके, प्रोडक्शन कर्व। अगर हम पहले ON यूनिट्स इनपुट की लगा रहे हैं, OP प्रोडक्शन हो रही है। अगर हमने प्रोडक्शन इंक्रीज करी, स्केल इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, हमने इतने ज्यादा इनपुट्स को इंक्रीज कर दिया और प्रोडक्शन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। मींस प्रोडक्शन में कम चेंज है और इनपुट में ज्यादा चेंज है। मान लो 200% आपने इनपुट चेंज कर दिए, आपकी प्रोडक्शन 100% इंक्रीज होगी। तो हमें क्या मिल रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे जहां पर क्या था, 20% इनपुट इंक्रीज करने से 10% आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, 16% इनपुट इंक्रीज करने से 9% आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसे कह रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। विद दिस हमारा रिटर्न्स टू स्केल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आइसोकेंट्स। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट्स। आइसोकेंट क्या है, एक ऐसा कर्व which gives us the equal level of output। हमने दो इनपुट्स लगा रखे हैं, मान लो लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल को लगाकर एक प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट मिलेगा, इसको हम आइसोकेंट के कर्व के थ्रू मेजर करते हैं। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट जे भी बिल्कुल सेम है जैसे कि इंडिफरेंस कर्व की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोकेंट्स स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। आइसोकेंट की स्लोप क्या है, डाउनवर्ड टू राइट। जैसे हमने इस कर्व में देखते हैं, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम लेबर एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं कैपिटल। दो इनपुट्स को लगाने पर प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट मिलेगा, हमने लगा लीजिए आइसोकेंट कर्व IQ।
मान लो यहाँ पर 100 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोड्यूसर कोई भी इनपुट का कॉम्बिनेशन चूज करेगा, उसको क्या मिलेगा, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। सो हम कह रहे हैं इसकी स्लोप क्या होगी, इट स्लोप्स ऑलवेज डाउनवर्ड टू राइट, राइट साइड को डाउनवर्ड होगी। सेकंड प्रॉपर्टीज, आइसोकेन्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइसोकेन्स क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जैसे जी, जैसे एक्स एक्सिस पर क्या है, लेबर, वाई एक्सिस पर कैपिटल। एंड आइसोकेन्स की स्लोप हमेशा ही कॉन्वेक्स होती है, आइसोकेन्स कभी भी कनकेव नहीं हो सकती, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये हमेशा क्या करता है, डिक्लाइन करता है। एक यूनिट ऑफ लेबर लगाने के लिए पहले हम कैपिटल की ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे जैसे हम लेबर सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं तो हमारी जो चेंज इन कैपिटल है ये रेशो क्या होगी, कम होती जाती है। दैट्स वाई ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन करते हैं, जिस वजह से हमारा आइसोकेन्स की स्लोप क्या होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन, इसकी तरफ क्या है, कॉन्वेक्स है। थर्ड वन इज हायर द आइसोकेन हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। आइसोकेन जितना हायर होगा उतना ही आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। एक प्रोड्यूसर इनपुट्स लगाने के बाद उसका पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट करना। सो जे मान लो आइसोकेन 1, फिर आइसोकेन 2, आइसोकेन 3, आइसोकेन 4, जे आइसोकेन मैप हो गया। इस मैप में जितना आइसोकेन बड़ा होता जाता है, हायर होता जाता है, लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज करता जाता है। मान लो फर्स्ट आइसोकेन पर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकंड पर 200, थर्ड पर 300, फोर्थ पर 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं हायर द आइसोकेन्स हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। देन फोर्थ वन इज टू आइसोकेन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू आइसोकेन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। लाइक एज आइसोकेन 1 एंड आइसोकेन 2। ये टू आइसोकेन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, जबकि हमें मालूम है और जे इनपुट और इनपुट दिस लगाने से हमारा आउटपुट सेम नहीं है। हम इस पर एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, ए पॉइंट पर आइसोकेन 1 पर होते हैं, बी पर हमें होते हैं आइसोकेन 2 पर, एंड सी क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जिस जहां पर बता रहे हैं कि इक्वल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ए और बी ये दोनों इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट नहीं दे रही। सो कभी भी हमारे आइसोकेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, आइसोकेन्स इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स। जो हमारे इनपुट्स है, हमारे फैक्टर्स है, अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो इस केस में आइसोकेन कैसे होगा। मान लो एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम फैक्टर एक्स, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं फैक्टर वाई, वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। हम x की जगह y, y की जगह x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारा आइसोकेन कर्व क्या होगा, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक जो फैक्टर्स है एक दूसरे के साथ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। Then sixth one is isocans in case of perfect complementary factors। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे जितनी क्वांटिटी हमें x की चाहिए उतनी ही क्वांटिटी हमें
फैक्टर y की भी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। इस केस में हमारा आइसोकेंट होगा एल शेप। इसमें क्या है कि हमें फैक्टर की क्वांटिटी को ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस। इस केस में क्या है, हमारे जो गुड्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इनकी हमको इक्वल क्वांटिटी चाहिए। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट्स। अब हम करेंगे आइसोकोस्ट कर्व। अब हम करेंगे आइसोकोस्ट लाइन। आइसोकोस्ट लाइन क्या होती है, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में बजट लाइन की थी, लाइक दिस प्रोड्यूसर लेवल पर आइसोकोस्ट लाइन होती है। आइसोकोस्ट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें डिफरेंट इनपुट्स का कॉस्ट दी होती है, जिससे एक प्रोड्यूसर सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट की परचेज कर सकता है। मान लो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल की प्राइस है, जो कॉस्ट है ₹20 पर यूनिट, एंड लेबर की कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट। अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर है ₹100, तो वो कैसे कौन से कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। कॉम्बिनेशन ए, जिसमें कैपिटल के वो कोई भी यूनिट ना ले, तो टोटल यूनिट ऑफ लेबर कितने ले सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10। अगर वो कैपिटल का 1 यूनिट लेगा तो उसको लेबर की कितने यूनिट परचेज कर सकता है, 8 यूनिट्स, क्योंकि उसका लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सेम है। अगर वो थर्ड कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जिसमें वो कैपिटल के 2 यूनिट्स ले रहा है, 2 into 20 इक्वल्स टू 40, तो लेबर की कितने यूनिट्स ले सकता है, 6 यूनिट्स ले सकता है। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वो 5 यूनिट्स ऑफ लेबर ले, कैपिटल के ले और कोई भी यूनिट लेबर ना ले। अगर वो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करता है, उसको इसकी कॉस्ट कितनी मिल रही है, सेम 100। तो उसकी एक कॉस्ट लाइन मैक्सिमम लाइन है जिसको वो खर्च कर इनपुट को परचेज कर सकता है। तो इसी को हम बनाएंगे एक बजट लाइन कहते हैं, जिसमें उसकी लिमिट दी हुई है कि वो मैक्सिमम इनपुट्स के कितने यूनिट परचेज कर सकता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं। जैसे वो एक्सिस पे ले रहे हैं लेबर, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम कैपिटल, जहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 यूनिट्स ले लिए। अगर वो कैपिटल का कोई यूनिट नहीं ले रहा तो लेबर के ले रहे हैं 10। अगर कैपिटल का 1 यूनिट ले रहा है तो लेबर के हो गए 8। इस तरह 2 यूनिट्स एंड लेबर के 6, 3 एंड 4। अगर इसके 4 हो गए तो इसके कैपिटल लेबर के हो गए 2। अगर कैपिटल के 5 तो लेबर का कोई भी नहीं। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगी आइसोकोस्ट लाइन। दिस इज अवर आइसोकोस्ट लाइन। तो एक प्रोड्यूसर इस लाइन पर या लाइन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन है वो चूज कर सकता है। अगर कोई लाइन के बाहर है वो उसके लिए अनअटेनेबल है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को परचेज नहीं कर सकता। ये थी हमारी आइसोकोस्ट लाइन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।